वर्ल्ड वॉर टू एक ऐसी घटना थी जिसके बारे में हमने कई कहानियां सुनी है, कभी हिटलर की तो कभी जापान की। लेकिन जो कहानी मैं आज आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो इन सभी कहानियों से बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने करीब 30 साल तक जंगल में छिपकर ये जंग लड़ी थी। अब आप लोग पक्का ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वीडियो को पूरी देखने के बाद आप लोग को इस इंसान की बहादुरी की पूरी कहानी पता चल जाएगी। और वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी और किस्से में, जहां आपको मिलेगा सिर्फ सच। ये कहानी जिस इंसान की है उस इंसान का नाम है हिरो ओनेडा। ओनेडा का जन्म 19 मार्च 1922 को केइसो नाम के शहर जापान में हुआ। फिर जब ओनेडा 17 साल के हुए तब इनकी जॉब ताजिमा योको नाम की एक ट्रेडिंग कंपनी में लग गई, जो कि वुहान में स्थित है। लेकिन जब ओनेडा 18 साल के हुए तब उन्होंने ये कंपनी छोड़ के जापान की इंपीरियल आर्मी में हिस्सा ले लिया और जल्द ही ओनेडा का प्रमोशन भी हो गया। और इनके ट्रेनिंग के दौरान इन्हें गोरिल्ला वॉर जैसी कई ट्रेनिंग भी सिखाई गई थी। फिर कुछ साल बाद शुरू हो गया वर्ल्ड वॉर टू और 26 दिसंबर 1944 का दिन आया जब ओनेडा और उनके कई साथियों को जापान ने फिलीपींस के ल्यूबांग आइलैंड में जंग के लिए छोड़ दिया। और इनके कमांडर का नाम था योशिनी तानागुची, जिन्होंने ओनेडा और उनके साथियों को विकट से विकट परिस्थिति में कैसे न कैसे जिंदा रहने का ऑर्डर दिया था। और ये भी कहा था कि जब जंग खत्म हो जाएगी तो वो खुद उन्हें लेने आएंगे। फिर जैसे ही वे सब उस आइलैंड में पहुंचे तो उन सब लोगों ने अपने को 4-4 के ग्रुप में बांट लिया और वे सब पूरे जंगल में जगह जगह फैल गए। और जिस ग्रुप में ओनेडा थे उस ग्रुप में उनके 3 साथियों का नाम था यूची, शिमाडा और कोजुका। फिर लैंड करने के बाद दिन पर दिन एक एक करके सबकी जान जाते गई, लेकिन ओनेडा का ग्रुप किसी न किसी तरीके से सही सलामत था। फिर धीरे धीरे करके 7 महीने बीत गए और अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नाम के 2 शहर में अगस्त 1945 को एटम बम से हमला कर दिया। और इस हमले में करीब 4.5 लाख लोग मारे गए। और आप सबको तो ये पता ही होगा कि इन 2 हमलों के बाद जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था और वर्ल्ड वॉर टू भी ख़त्म हो चुका था। लेकिन असली कहानी तो अब यहाँ से शुरू होती है। जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो गया तो ओनेडा और उनके ग्रुप को ये नहीं पता था कि जंग खत्म हो चुकी है, और वो लोग यही सोचने में लगे थे कि युद्ध अभी भी जारी है, जिस कारण ओनेडा का ग्रुप वहाँ के लोकल पुलिस और आर्मी से लड़ता रहा। और कभी तो उनकी मुलाकात वहाँ के रहने वाले लोगों से हो जाती, जिस कारण ना चाहते हुए भी उन्हें इन लोगों को मारना पड़ता था। फिर अक्टूबर में उस आइलैंड में रहने वाले एक इंसान ने ओनेडा के ग्रुप को कहा कि अमेरिका ने तो जापान के ऊपर कब के बम गिरा दिया है और जापान ने सरेंडर भी कर दिया है और जंग तो कब के ख़त्म भी हो चुका है। लेकिन जापान से संपर्क ना होने के कारण ओनेडा के ग्रुप ने यह बात नहीं मानी और उस इंसान से ये भी कहा कि जापान कभी सरेंडर कर ही नहीं सकता। फिर इसके बाद वो जंगल के और अंदर छुपने लगे और वहाँ भी फिलीपींस की गवर्नमेंट कई बार लाउड स्पीकर में ओनेडा के ग्रुप को ये कहती कि जंग खत्म हो चुकी है। लेकिन ओनेडा और उनके साथी हमेशा इसे दुश्मन की कोई चाल ही समझते। लेकिन फिलीपींस की गवर्नमेंट को ये नहीं पता होता था कि जिसके लिए वो इतना चिल्ला रहे हैं वो लोग यहाँ है भी कि नहीं, जिस कारण दिसंबर 1945 को फिलीपींस ने लिबांग आइलैंड के ऊपर से एक प्लेन गुजारा जो कि पूरे पेपर्स से भरा हुआ था। और उन सब ने पेपर्स में एक ही बात लिखी थी कि जंग अब ख़त्म हो चुकी है और वे सब सरेंडर कर ले। फिर उस प्लेन ने पूरे आइलैंड में वो पेपर्स बिखेर दिए और ओनेडा के ग्रुप को ये पेपर्स मिल भी गए, जिसके बाद उन्होंने इन पेपर्स में लिखी बातों को पढ़ा और वो यही सोचते रहे कि ये पक्का कोई दुश्मन की चाल ही है। लेकिन 4 साल बाद यानी 1949 को ग्रुप के तीसरे सैनिक यूची इंतजार करते करते थक चुका था और उसने सरेंडर कर दिया। मगर बाकी के बचे 3 लोग उस आइलैंड के और अंदर जाके एक गुफा में रहने लगे। फिर 1952 में एक बार फिर प्लेन से पेपर्स और उनके परिवार वालों के फ़ोटो बरसाए गए, लेकिन वो लोग हमेशा इन चीज़ों को एक चाल ही समझते रहे। फिर जून 1953 में उनकी भिड़ंत एक मछुआरे के साथ हुई, जिसमें शिमाडा के पाँव में एक गोली लग गई, लेकिन ओनेडा ने बाद में उसके जख्म का इलाज कर दिया था। फिर लगभग 1 साल बाद यानी 7 मई 1954 को एक सर्च पार्टी द्वारा शिमाडा की भी मौत हो गई। अब 4 लोगों में से सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, ओनेडा और कोजुका। और अब जंगल में छुप छुप के रहते रहते ओनेडा और कोजुका को पूरे 28 साल बीत गए।
जी हाँ, पूरे 28 साल। लेकिन फिर 19 अक्टूबर 1972 को कोजुका की भी मौत हो गई, जिसके बाद ओनेडा अकेले हो गए और वो उस समय बहुत ज़्यादा रोए। अब ओनेडा को उस आइलैंड में रहते रहते पूरे 30 साल बीत गए, लेकिन 30 साल बीतने के बाद भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया था। लेकिन अब ओनेडा की परीक्षा भी यहीं तक की थी, क्योंकि 20 फरवरी 1974 को उनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो ओनेडा को ही ढूंढने जापान से निकला था, और उस इंसान का नाम था नोरियो सुजुकी। लेकिन जब ओनेडा की मुलाकात सुजुकी से हुई तो सुजुकी ने ओनेडा से कहा कि जंग तो 30 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी है और इस जंग में अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम से हमला करा, जिस कारण करीब 4.5 लोग मारे गए। लेकिन ओनेडा को पहले ही की तरह उनकी बातों पर भी यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन जब सुजुकी ने ओनेडा को युद्ध की कुछ तस्वीरें दिखाई तो ओनेडा को सुजुकी पर थोड़ा बहुत यकीन होने लगा। लेकिन ओनेडा और सुजुकी के साथ जापान जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि ओनेडा का कहना था कि अगर सुजुकी सच बोल रहे हैं तो वो उनके साथ तभी जापान जाएंगे जब उनके कमांडर यानी योशिनी तानागुची उन्हें वापस आने का ऑर्डर देंगे। फिर सुजुकी ओनेडा की एक फ़ोटो सबूत के तौर पर दिखाने के लिए जापान ले गए, और फिर फ़ोटो देखने के बाद जापान की गवर्नमेंट ने तानुगुची की तलाश शुरू कर दी और गवर्नमेंट को तानुगुची मिल भी गए, और तानुगुची उस समय एक बुकों की दुकान चलाते थे। फिर जापान ने सुजुकी के साथ तानुगुची को भी लिबांग आइलैंड भेजा, और आखिरकार ओनेडा की मुलाकात उनके कमांडर तानुगुची से 9 मार्च 1974 को हुई, और तानुगुची ने ओनेडा से उस समय ये कहा कि वो अपना वादा पूरा निभाने आए हैं। फिर जापान जाने से पहले ओनेडा ने फिलीपींस के प्रेसिडेंट के सामने सरेंडर किया और प्रेसिडेंट को अपनी तलवार, एक गन और कई ग्रेनेड्स भी सौंप दिए। और जब ओनेडा अपने देश जापान वापस जा रहे थे तो उनको इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुख था कि इन 30 सालों में उन्होंने कई बेकसूरों की जान ले ली। और अब ये कहने की बात नहीं है कि जब वो जापान पहुँचे होंगे तो उनका स्वागत किस प्रकार किया होगा। फिर जापान की गवर्नमेंट ने ओनेडा को कई पुरस्कार भी दिए, और ओनेडा के इन बीते 30 सालों की तनख्वाह के तौर पे उन्हें $10,000 भी दिए। और आपको ये पता है कि ओनेडा ने इन रुपयों से क्या किया? ओनेडा ने पूरे $10,000 लिबांग आइलैंड में रहने वाले लोगों में बांट दिए, और फिर जापान में काफ़ी फेमस और पब्लिसिटी पाकर वो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुके थे, जिस कारण वो जापान छोड़कर ब्राज़ील में रहने लग गए और वहाँ वो खेती बाड़ी का काम करते थे। फिर बाद में उन्होंने अपनी बायोग्राफी एक नो सरेंडर माई 30 ईयर नाम की बुक में बयां करी। फिर 1976 में ओनेडा की शादी हो गई, लेकिन 1980 में जापान में एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स का मर्डर करने की खबर को सुनकर वो जापान वापस आ गए, और उन्होंने वहाँ ओनेडा नेचर स्कूल नाम का एक स्कूल खोल दिया। फिर बाकी की ज़िंदगी उन्होंने जापान में ही बिताई, और ज़िंदगी बिताने के बाद ओनेडा की मौत 16 जनवरी 2014 को करीब 94 साल की उम्र में जापान के एक हॉस्पिटल में हो गई। तो दोस्तों, ओनेडा की पूरी कहानी यही तक की थी, और आपने पक्का ये कहानी आज हमारे चैनल में पहली बार ही सुनी होगी। और दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम चाहे कहीं भी हो, हमें अपने देश की इज्जत हमेशा बरकरार रखनी है और अपनी मातृभूमि से कभी गद्दारी नहीं करनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी, और इन वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, क्योंकि हमारे चैनल में ऐसी ही असल ज़िंदगी की कई कहानियाँ आते रहती है। तो दोस्तों, मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।